Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Faiza here with the first lecture on respiratory physiology. I hope all of you are doing well and had some wonderful time with the cardiovascular module. Now that you are done with embryology lectures and cardiovascular lectures, including the thorax anatomy, we have moved forward to the respiratory module. We have two lectures on respiratory physiology and then respiratory pathology, followed by the test on the respiratory module. So let's start the discussion. Starting from the basic physiological anatomy of respiratory system. As you all know, it starts from the nasal cavity to trachea, bronchi, bronchioles, which are further divided into terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveoli arranged in alveolar sacs. Among these, till the terminal bronchioles is the conducting zone, which is not involved in the gaseous exchange. From the respiratory bronchioles till the alveolar sacs, all the subcomponents of this respiratory tract are involved in the gaseous exchange across the membrane. This is known as respiratory zone. Starting from trachea till the alveoli, there are 23 divisions in total, जिसमें से 17 डिविजन्स जो हैं वो कंडक्टिंग जोन के लेवल पे हैं एंड रेस्ट आर इन द रेस्पिरेटरी जोन. You have already seen in anatomy how many bronchi, primary, secondary, tertiary bronchi and bronchioles divisions जो भी आप देख चुके हुए हैं. हिस्टोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एपिथेलियम का ट्रांजिशन किस तरह से होता है. फिजियोलॉजिकल एनाटमी डिस्कस करने लगे. आई वुड लाइक टू रिपीट कि एल्वियोलाई के लेवल पे जाके जी सिंगल सेल थिक हो जाता है. ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स थे, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं स्मूथ मसल्स कम होते चले जाते हैं और थिकनेस कम होती चली जाती है. मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट इज फेस्ड एट द लेवल ऑफ मीडियम साइज्ड ब्रोंकाई. देखने में तो लगता है जी कि जितना नीचे आते चले जाएंगे उतना एरिया कम होता चला जाएगा, उतना शॉर्टर डायमीटर होता चला जाएगा. तो प्रोबेबली सबसे छोटे जो साइज के ट्रैक्ट का एरिया है वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट सो. मिडल साइज ब्रोंकाई के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है. रीज़न क्या है कि जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं देर आर मैनी एल्वियोलाई, फॉर एग्जाम्पल अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर. जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज वर्सेस पैरेलल, तो पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू सीरीज. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है. मीडियम साइज ब्रोंकाई तक सीरीज में डिवीजन हो रही थी और उसके बाद पैरेलल में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती. मीडियम साइज ब्रोंकाई के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस ग्राफ, दिस इज अ स्पायरोग्राम which is achieved by a procedure known as spirometry. स्पायरोमेट्री क्यों करते हैं? लंग्स वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को असेस करने के लिए करते हैं. लंग वॉल्यूम क्या है? एक क्वाइट या डीप इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन के अंदर जो है वो वॉल्यूम है, जबकि लंग कैपेसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स अगर मिल जाएंगे तो उसको कैपेसिटी कहेंगे. तो अगर एमसीक्यू में आपको कैपेसिटी का क्वेश्चन आया है वर्सेस वॉल्यूम का क्वेश्चन आया है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट एंड देन आंसर इट. तो हम एक एक करके ये सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइडल वॉल्यूम, द मोस्ट कॉमन, इजी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन दैट यू ऑल नीड टू नो. एक दफ़ा जब आप क्वाइटली इंस्पायर करते हैं या क्वाइटली एक्सपायर करते हैं, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के अंदर एंटर होता है या फिर एग्जिट करता है, दैट इज इक्वल टू द टाइडल वॉल्यूम. अगेन, एक ब्रेथ क्या होती है? वन ब्रेथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो उनमें से किसी एक के दौरान जितना एयर एंटर होगी या एग्जिट करेगी, दैट इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम. दोनों के कॉम्बिनेशन नहीं है, जस्ट वन ऑफ देम. एंड ऑन एवरेज दिस इज इक्वल टू 500 ml. टाइडल वॉल्यूम वेरी करता है एज के साथ, साइज के साथ. बच्चों का थोड़ा सा फर्क होगा, मेल का फीमेल से थोड़ा सा फर्क होगा, एथलीट्स का नॉन एथलीट से फर्क होगा, ओबीस का थिन लीन से फर्क होगा. एवरेज बट 500 ml आप याद रख लीजिए.
इफ यू इंस्पायर डीपली, बहुत डीपली इंस्पायर करते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये देख सकते हैं आप, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर से ये शुरू हो रहा है टिल द मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर बात की जाए द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन इनहेल ड्यूरिंग द मैक्सिमम डीप इंस्पिरेशन दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसमें टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस inspiratory reserve volume is going to be equal to inspiratory capacity. Define कैसे करेंगे? Amount of air you inhale in one breath is tidal volume. The amount of air you can inhale in deep inspiration over and above the tidal volume, तो वो inspiratory reserve volume हो जाएगा। लेकिन अगर inspiratory capacity है तो that is a combination of both the tidal volume and inspiratory reserve volume. Similarly, expiratory phases में the amount of air that you can expire over and above the tidal volume if you are expiring forcefully, that is expiratory reserve volume। आप देख सकते हैं जी, tidal volume के नीचे से लेके maximum जितनी exhalation हुई है ये expiratory reserve volume है। जबकि expiratory capacity क्या होगी? Total amount of air that you can expire when you are breathing forcefully, तो वो expiratory capacity कहलाएगी। Then comes the residual volume. Residual volume and functional residual capacity. तो हम residual volume से start करते हैं। यहाँ पे जी deep expiration complete हुई थी, तो after deep expiration amount of air is still left in the lung. Completely empty नहीं हो जाते lungs. अगर completely empty हो जाएंगे तो collapse कर जाएंगे, तो collapse होने से बचाने के लिए कुछ amount of air that stays in the lungs जिसको residual volume कहते हैं। जितना मर्जी आप forcefully expire करें, almost about 1100 to 1200 mLs is going to still stay inside your lungs, which is known as residual volume. जबकि आप जब क्वाइट इंस्पिरेशन कर रहे हैं, क्वाइट एक्सपायरेशन कर रहे हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, तो उसके एंड पे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग दैट इज functional residual capacity, as you can see over here. It is including the residual volume, but it is more than that. Quiet respiration के बाद amount of air left in the lung is functional residual capacity, और deep expiration के बाद जो बच जाएगा that is residual volume. एक और यहाँ पे आप रिलेशन खुद ही डिराइव कर सकते हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में से अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दें तो यू कैन डिलीनिएट बाय योरसेल्फ, आपको पीछे से ये मिल जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बहुत सारे रिलेशंस इनके आपस में बनते हैं जिनको रट्टा लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि सारे वॉल्यूम्स अगर आपको पता होंगे तो कैपेसिटीज के रिलेशंस आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि दे कैन आस्क टू इन एनी कॉम्बिनेशन। मूविंग ऑन, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन इंस्पायर, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन एक्सपायर। Vital capacity is a combination of both. Maximum amount of air you can expire after you have done the maximum inspiration. तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंस्पायर कर लिया, मैक्सिमम इंस्पिरेशन होगी, फिर एक्सपायरेशन स्टार्ट की, ये एक्सपायरेशन हुई और सिर्फ यहाँ तक नहीं आया, ये वाला वॉल्यूम भी एक्सपायर हो गया। तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन से लेके मैक्सिमम एक्सपायरेशन तक अब अगर आप देखें तो टोटल ये सारा का सारा बन जाता है, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर अ वेरी डीप इंस्पिरेशन। जितना मैक्सिमम डीपली आप इंस्पायर कर सकते हैं कर लें, तो उस वक्त आपके लंग्स के अंदर जितना वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू द टोटल लंग capacity.
यहाँ पे अगेन आप एक रिलेशनशिप देख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं जी टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इन एनी कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये गाइटन का एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आपसे इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दीज वॉल्यूम्स, बाकी सब आप लोग इंशाल्लाह खुद आंसर कर लेंगे। Another important thing to understand over here is कि ये सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज स्पायरोग्राम के अंदर जो इस वक्त प्लॉटेड हैं, सारे के सारे स्पायरोमेट्री से नहीं निकाले जा सकते। कौन कौन से नहीं निकाले जा सकते? लेट मी शो यू। रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। जब रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी नहीं पता चलेगी और टोटल लंग कैपेसिटी भी पता नहीं चलेगी। तो देयर आर 3 लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो कि स्पायरोमेट्री से हमें पता नहीं चलती। रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। अगेन इट कम्स लिटिल बिट ट्रिकी। अगर आपसे पूछा जाए विच वॉल्यूम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय स्पायरोमेट्री, तो आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। कैपेसिटी आ गया है तो राइट आंसर वुड बी ईदर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। अगर स्पायरोमेट्री से नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? ये 3 मेथड आपके पास अल्टरनेटिव्स यहाँ दिए गए हैं। सबसे ज्यादा हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक यूज होती है, नाइट्रोजन वॉश आउट यूज किया जा सकता है, या फिर प्लेथिस्मोग्राफी यूज की जा सकती है। ज्यादा डिटेल गाइडन और गेनोंग के अंदर हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक की दी हुई है। मूविंग ऑन, ये जी एवरेज वैल्यूज हैं, इनमें से एटलीस्ट यू शुड बी रिमेंबरिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम की याद रख लीजिए 1200 ml। बाकी आपकी अपनी इस्तेदाद के ऊपर है, जितना आप याद रख सकते हैं। व्हेन आई वाज ऑफ योर टाइम, जब मैंने एग्जाम देना था तो मैंने ये पहली 4 याद रख ली थी। अगर आपको ये 4 पता हो तो बाकी आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिखाई गई है जी, वाइटल कैपेसिटी इट डिक्रीजेज विद एज, ऑल्सो इट डिक्रीजेज इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल कंटेंट जो है डायफ्राम को पुश अप कर रहे होते हैं, तो चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो जाती है। पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, अगेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है, वो नहीं करेगी तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो ऑफ कोर्स दैट विल डिक्रीज। अगेन ये कुछ लंग टेस्ट दिखाए गए हैं जिनमें कंपैरिजन किया गया है। पीछे जो हमने देखे थे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये उनसे थोड़े फर्क हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ड्यूरेशन है। पीछे जो हमने स्पायरोग्राम देखा था इसमें टाइम्ड नहीं थी कोई भी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये जो हम देख रहे हैं ये टाइम्ड वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हैं, ये डायनेमिक वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हैं। क्या किया है इन्होंने? एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर अगेन वॉल्यूम है इन लेटर्स। जो टॉप वाला ग्राफ है दिस इज शोइंग द नॉर्मल वन। द पेशेंट इज आस्क्ड टू इंस्पायर एज डीप एज ही कैन, और उसके बाद उसको एज फोर्सफुली एंड एज क्विकली एक्सपिरेशन की कमांड दी जाती है कि जितना डीप हो सके एक्सपायर करें और जितना तेजी से हो सके एक्सपायर करें। फिर उसमें से 2 चीजें इन्होंने नोट डाउन कर ली हैं कि पहले 1 सेकंड के अंदर FEV1 कितना एक्सपायर किया, और दूसरी चीज देख ली है कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जो भी हम पीछे देख कर आए हैं कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन जो होगी वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में बहुत मामूली सा डिफरेंस है। वाइटल कैपेसिटी में टाइम नहीं था, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में टाइम इज ऑल्सो टेकन इन अकाउंट, लेकिन इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है। तो आफ्टर plotting the FEV1 and FVC, third thing they have done is calculate the ratio between these two, FEV1 to FVC ratio. Forced expiratory volume in first second divided by forced vital capacity. So normally this is 80%. A very important fact to remember. FEV1 to FVC ratio जो है normally this is almost 80% or 0.8. जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, COPD में, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं उनमें FEV1 आप देख सकते हैं नॉर्मल की निस्बत कितना रिड्यूस हो गया है। जब FEV1 रिड्यूस होता है तो ये रेशो भी रिड्यूस हो जाती है, 80% से कम हो जाती है इस केस के अंदर
40% रह गई है। ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस को अगर इस टेस्ट के ऊपर डिफरेंशिएट करना हो तो किया जा सकता है। दोनों ही डिजीजेस के अंदर FEV1 और FVC रिड्यूस करते हैं, बट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर दिस रिड्यूसेस मोर सो दैट द रेशो इज डिक्रीज्ड, जबकि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर दिस डिक्रीजेस मोर, ओवरऑल रेशो जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सिंपल मैथमेटिक्स का रोल है, न्यूमरेटर ज्यादा डिक्रीज किया है या फिर डिनोमिनेटर। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में 80% से कम FEV1 टू FVC रेशो होगी, जबकि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस के अंदर या तो नॉर्मल होगी या फिर नॉर्मल से ज्यादा होगी, कम कभी नहीं होगी। ये कुछ और लंग टेस्ट हैं। मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो एंड टोटल लंग कैपेसिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर इस दफा वॉल्यूम्स हैं और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सपायरेटरी एयर फ्लो दिखाया गया है। अगेन गाइटन की डायग्राम है, ये जी नॉर्मल है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन व्हेन द पेशेंट एक्सपायर्स, तो फ्लो रेट इनिशियली ज्यादा होता है एंड लेटर ऑन ये डिक्रीज कर जाता है। देखने की बात यहाँ पे है कि रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाता है एंड पे ऑलमोस्ट 1200 ml, जितना मर्जी फोर्सफुली एक्सपायर करें। वजह क्या है? क्योंकि कुछ जो स्मॉलर साइज रेस्पिरेटरी ट्रैक के एरियाज हैं वो मैक्सिमम फोर्स लगाने में कोलैप्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से एयर फ्लो डिक्रीज कर जाता है। Again, this is the comparison of obstructive versus restrictive lung diseases. The red curve is of normal lung, green और blue में unhealthy lungs दिखाए गए हैं। Green one is showing the obstructive lung disease. Obstructive lung disease में one thing you can see is peak expiratory flow rate that has decreased. जो यहाँ पे था almost 400 liters per minute, यहाँ पे 200 से भी कम हो गया peak expiratory flow rate. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में भी डिक्रीज कर गया है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में भी डिक्रीज कर गया है। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करें? ऐसे कर सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी को देखिए, नॉर्मल की निस्बत ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी इज मोर, जबकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी इज लेस। रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव से याद रख लीजिए उसमें टोटल लंग कैपेसिटी कम हो गई है। रेजिडुअल वॉल्यूम देखें तो वो भी नॉर्मल से कम रह गया है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में दोनों ही चीजें नॉर्मल से ज्यादा हैं। एम्फाइसीमा की एग्जांपल ले लीजिए, बैरल शेप चेस्ट एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एम्फाइसीमा का। बैरल शेप क्यों होता है जी? डायमीटर ज्यादा हुआ होता है उसका, बिकॉज उसका रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है, उसकी टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा है, ऑल्दो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। This is the comparison of lung volume and capacities between obstructive and restrictive lung diseases. Further इनकी pathogenesis, pathophysiology and symptomology आप लोग pathology में discuss करेंगे। तो total lung capacity यहाँ पे raise हो गई है, residual volume भी obstructive में raise है, vital capacity दोनों में ही decreased है, FEV1 दोनों में decreased है, ratio हमने बहुत डिटेल में discuss कर लिया जी, यहाँ पे decrease और restrictive में either it will stay normal और increase. Peak expiratory flow rate दोनों में ही decrease कर गया है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में डिक्रीज करती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में इट स्टेज फाइन। मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्पेस। अगर आप पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस देखें तो भरे पड़े हैं डेड स्पेस के ऊपर कि डेड स्पेस क्या होती है। हमने पहली ही स्लाइड पे डिस्कस किया था कि सारे का सारा रेस्पिरेटरी जोन जो है दैट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द गैसियस एक्सचेंज। इनिशियली जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक था दैट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द गैसियस एक्सचेंज, वो सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा था। तो वहां पे जितनी भी एयर आएगी वो गैस एक्सचेंज में टेक अपना पार्ट नहीं लगाएगी, तो वो सारी एयर जो है ऑलमोस्ट इट इज 150 ml ऑफ एयर जो कि कंडक्टिंग जोन में मौजूद है, इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज एंड इसको हम एनाटॉमिक डेड स्पेस कहेंगे। जो सारी एयर रेस्पिरेटरी जोन के अंदर पहुंच गई है, आइडियली इट शुड टेक पार्ट in the gaseous exchange, all of it. But in certain pathologies, some part of air which has reached the respiratory zone still might not be taking part in the gaseous exchange. अगर ऐसा है तो उसको हम alveolar dead space कहेंगे।
एनाटॉमिक डेड स्पेस कंडक्टिंग जोन के अंदर है एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. एल्वियोलर डेड स्पेस जो है दैट इज यूजुअली पैथोलॉजिकल, अमूमन नहीं होनी चाहिए. अगर हम एल्वियोलर डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस को ऐड कर लें तो हमें एक तीसरा फिगर मिल जाता है विच इज फिजियोलॉजिक डेड स्पेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो नॉर्मली व्हाट वी से इज कि एनाटॉमिक डेड स्पेस इज इक्वल टू फिजियोलॉजिक डेड स्पेस, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि एल्वियोलर डेड स्पेस इज इक्वल टू 0 इन हेल्दी लंग. अगर किसी वजह से एल्वियोलर डेड स्पेस इंक्रीज करेगी तो फिजियोलॉजिक डेड स्पेस भी इंक्रीज कर जाएगी, वरना एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल रहेगी. वन ऑफ द रीजंस कैन बी एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. ये ग्राफ है अगेन गाइटन का विच इज शोइंग डेड स्पेस एयर. आप इनहेल करते हैं ब्रेथ को, जो सबसे पहले आपने टाइडल वॉल्यूम का पोर्शन इनहेल किया वो एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा. उसके बाद जो आप इनहेल करेंगे दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्वियोलर एंड डेड स्पेस एयर, और लास्टली डेड स्पेस एयर जो कि कंडक्टिंग जोन के अंदर रहेगी. अगर डेड स्पेस एयर को कैलकुलेट करना हो तो ये इक्वेशन यूज की जाती है, हर्ज इक्वेशन. बोहर्स इक्वेशन आपके सामने है. दिस इज टाइडल वॉल्यूम, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सपायर्ड एयर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड. टाइडल वॉल्यूम और डेड स्पेस वॉल्यूम का फर्क है. बाय यूजिंग दिस बोहर्स इक्वेशन डेड स्पेस वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड. जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस इक्वेशन, और इसकी मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म वी विल बी लुकिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, कमिंग स्लाइड्स के अंदर. सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज डेड स्पेस के ऊपर जो मिलते हैं वो इसकी वेरिएशंस के ऊपर मिलते हैं, इधर फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस. टू आंसर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू द फैक्ट कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस पूछी गई है, एल्वियोलर डेड स्पेस पूछी गई है, या फिर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस पूछी गई है. एनाटॉमिकल डेड स्पेस कंडक्टिंग जोन है, तो वो दैट इज गोइंग टू स्टे कांस्टेंट इन अ हेल्दी पर्सन. कब डिक्रीज कर सकते हैं? ओनली जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई है. अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देंगे तो कुछ एरिया कंडक्टिंग जोन का बाईपास हो जाएगा, ट्रेक्योस्टमी हो जाएगी. सॉरी, जब ट्रेक्योस्टमी हो जाएगी तो कुछ कंडक्टिंग जोन का एरिया बाईपास हो जाएगा एंड एनाटॉमिकल डेड स्पेस इट विल डिक्रीज. अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई है तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस इट विल इंक्रीज. Increased body size, so again length of the conducting zone will increase and that can lead to increased anatomical dead space. Decreased anatomical dead space, एक तो जी ट्रेक्योस्टमी हो गया. सेकेंडली लाइंग सुपाइन. लाइंग सुपाइन में क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है, इन द कमिंग स्लाइड्स वी विल बी लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ gravity on ventilation perfusion ratio. This will become clear then. Decreased diameter of airways, bronchoconstriction होगी, again anatomical dead space that can decrease. इसी का अगर ऑपोजिट कर लें, लाइंग सुपाइन की बजाय स्टैंडिंग स्ट्रेट हो जाए, अगेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से एल्वियोलर डेड स्पेस कैन इंक्रीज. सीओपीडी में भी डेड स्पेस इंक्रीज करेगी. हाइपोटेंशन में क्यों इंक्रीज करेगी? अगेन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से. इन द कमिंग स्लाइड इट विल बिकम क्लियर वंस वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो. अगेन दिस इज द बोहर इक्वेशन. अभी मैंने पीछे कहा था कि इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी है, तो इसी इक्वेशन से ये सेकंड इक्वेशन डिराइव की गई है. यू कैन मेमोराइज दिस वन टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम. ये डेड स्पेस है. दिस इज टाइडल वॉल्यूम जो हमने कहा नॉर्मली दिस इज 500 ml. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर गैस एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सपायर्ड एयर. तो इन इस फॉर्मूला को यूज करते हुए यू कैन हेल्प कैलकुलेट द डेड स्पेस अगर आपको इस पे कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, बट दिस इज लेस लाइकली कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए. ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिनट वेंटिलेशन एंड एल्वियोलर वेंटिलेशन. जिस तरह स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कहा था कि एक हार्ट बीट के अंदर जितना ब्लड बाहर जा रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, एक मिनट के अंदर जितना ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा वो कार्डियक आउटपुट है. कुछ इसी तरह की कहानी है. एक ब्रेथ के अंदर जितना एयर इंस्पायर या एक्सपायर हो रही है दैट इज टाइडल वॉल्यूम. एक मिनट के अंदर जितनी एयर इंस्पायर या एक्सपायर होगी दैट इज मिनट वेंटिलेशन. अब मिनट वेंटिलेशन कैसे कैलकुलेट होगी? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट.
कार्डियक आउटपुट में हमने क्या किया था, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट किया था। अब मिनट वेंटिलेशन निकालने के लिए हमने टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया विद द रेस्पिरेटरी रेट। इसमें अब हमने we have not taken care of the fact that some part of the air is not taking part in the gaseous exchange मिनट वेंटिलेशन में। अगर उसको हम कंसिडर करें तो वी शुड एक्चुअली बी कैलकुलेटिंग एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो हमें पता चलेगा कि 1 मिनट के अंदर हाउ मच एयर हैज टेकन पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। तो वो कैसे करेंगे, टाइडल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ्स पर मिनट। तो बस ये हमने इसमें से डिलीट कर दिया है डेड स्पेस वॉल्यूम। तो अब हमारे पास बस उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाएगा विच हैज एक्चुअली टेकन पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज। अब इसकी एक हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml होता है एंड नॉर्मली हमारा रेस्पिरेटरी रेट हम कहते हैं जी 15 है पर मिनट। तो हमारी मिनट वेंटिलेशन 7500 ml पर मिनट बन गई। अगर किसी वजह से एक पेशेंट है जी बहुत रैपिड शैलो ब्रीथ कर रहा है तो टाइडल वॉल्यूम अभी भी उसका 500 है, डेड स्पेस वॉल्यूम 150 है, इसमें से ये माइनस किया, सॉरी, और 15 से मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लें। इसी के कंपैरिजन में एक और पेशेंट है जिसका टाइडल वॉल्यूम 500 ही है लेकिन उसका रेस्पिरेटरी रेट अब 25 है। ऑफ कोर्स द मिनट वेंटिलेशन इट विल इंक्रीज। लेकिन जब आप इस 500 में से 150 निकाल के अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करें और कंपेयर करें कि एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, तो आपको फर्क मिलेगा कि मिनट वेंटिलेशन तो बढ़ गई है लेकिन शैलो ब्रीदिंग की वजह से एल्वियोलर वेंटिलेशन इक्वली इंक्रीज नहीं किया। तो इसको आप लोग बाद में कैलकुलेट करके देखिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। और इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है और आपसे मिनट वेंटिलेशन या एल्वियोलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करने को कह दी जाए, या दो कंपैरिजन में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि एक का रेस्पिरेटरी रेट इतना है एक का इतना है, किसकी एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा होगी किसकी मिनट वेंटिलेशन ज़्यादा होगी। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। डेड स्पेस डज नॉट डिक्रीज इन, जी इफ यू वांट टू आंसर। लंग डिजीजेज में तो ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगी, ग्रेविटी में भी इंक्रीज करती है, ट्रिक्योस्टमी में तो डिक्रीज करती है, डीप ब्रीदिंग में डिक्रीज करती है, शैलो ब्रीदिंग में, अच्छा ये वाला जो है ना दिस इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल। ज़्यादा ख्याल यही है कि शैलो ब्रीदिंग का डेड स्पेस के ऊपर कोई असर नहीं है। तो और लंग डिजीज भी डिपेंड करता है किस टाइप की है। चलें इसको जो है ना लेट मी कीप इट ऑन होल्ड, आई हैव टू सर्च मोर ऑन इट। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह कल सेकेंड लेक्चर के अंदर आई विल कम विद मोर डेफिनेटिव आंसर। I think otherwise I can see two correct answers over here. Inshallah, I will discuss it tomorrow again. Okay, let's move on to the mechanics of breathing. Starting from the muscles of respiration. Again, ये BRS वाली ही arrangement है to help you prepare for your exam. I suggest कि BRS तो ज़रूर पढ़ें, तो इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड्स को भी उसी अरेंजमेंट में रखा हुआ है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या हैं, ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन के कौन से हैं, एक्सपिरेशन के कौन से हैं, क्वाइट ब्रीदिंग में कौन से हैं और डीप ब्रीदिंग में कौन से हैं। अगर क्वाइट ब्रीदिंग की बात की जाए तो मेनली दिस इज डायफ्राम, 2/3 रोल डायफ्राम का है और 1/3 रोल इज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल या एसेसरी मसल्स, और वो भी कब आता है व्हेन देयर इज डीप रेस्पिरेशन, अदरवाइज डायफ्राम भी इनफ है। एक्सपायरेशन में, क्वाइट एक्सपायरेशन में किसी किस्म के किसी मसल का कोई रोल नहीं है, दैट इज जस्ट पैसिव रिकॉइल ऑफ द चेस्ट। रिमेंबर, क्वाइट रेस्पिरेशन हो तो एक्सपायरेशन में बिल्कुल कोई मसल आपने चूज नहीं करना। डीप रेस्पिरेशन है, यस, देन द एब्डोमिनल मसल्स, रेक्टाइल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका रोल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रीदिंग एट रेस्ट में डायफ्राम का 2/3 रोल है, 1/3 रोल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स का है। जब स्ट्रेस में ब्रीदिंग करेंगे, डिस्ट्रेस ब्रीदिंग होगी, फिर एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व होंगे। एसेसरी मसल्स अदरवाइज क्वाइट ब्रीदिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे।
जिस तरह हमने सीवीएस में देखा था, बिल्कुल वही फॉर्मूलाज हैं। जैसे ब्लड फ्लो हमने कहा था, यहाँ हम एयर फ्लो कह देते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय आर। एंड सरप्राइजिंगली इनफ रेजिस्टेंस का भी वही फॉर्मूला है, वही लॉ है, पॉइजन्स लॉ है, 8 माइक्रोएल डिवाइडेड बाय पाई आर 4। तो लेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, रेडियस जितना कम होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। और इसको फिर ये दोबारा भी मैंने लिख दिया है कि इट्स अ वेरी पावरफुल रिलेशन रेज टू द पावर 4, यानी कि अगर डायामीटर एयरवे ट्रैक्ट का 1/2 होगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 16 times, not just doubled. So remember this relation. Major site of airway resistance is medium sized bronchi. A very important MCQ. कब कब इंक्रीज कर सकती है? अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाए एयरवे की, पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज में कंस्ट्रिक्शन होती है, कोई इरिटेंट आ जाए एलर्जिक रिएक्शन में, हिस्टामीन की वजह से कंस्ट्रिक्शन होती है एंड एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। अगर सिंपथेटिक स्टिमुलेशन हो तो बीटा 2 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से एयरवे रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। हाई लंग वॉल्यूम्स पे एयरवे रेजिस्टेंस कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ब्रीदिंग एंड यू इंस्पायर डीपली, जितना ज्यादा लंग वॉल्यूम होगा वो ट्रैक्शन की वजह से एयरवे विल बी केप्ट ओपन और उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। तो इसका इनवर्स रिलेशन है। इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ इंस्पायर्ड गैस। अच्छा, अब हम ग्राउंड लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं तो जो हमारी एयर की विस्कोसिटी है वो तो मेरे लिए और आप सबके लिए सेम है। अगर हम स्पेस में चले जाएं, डीप सी डाइविंग के लिए चले जाएं, देन द विस्कोसिटी ऑफ एयर दैट कैन वेरी। तो अगर डीप सी डाइविंग कर रहे हैं तो फिर हाई विस्कोसिटी जो होती है जिसके ऊपर ब्रीथ कर रहे होते हैं तो वहां पे एयरवे रेजिस्टेंस इट इंक्रीजेस। यहाँ पे एक एस्टेरिक्स है हाई लंग वॉल्यूम्स के साथ जिसका रिलेशन है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के साथ। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में एक्सपायरेशन इज डिफिकल्ट। एक्सपायर करने के लिए बहुत फोर्स लगानी पड़ती है और जब बहुत फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है तो देयर इज अ चांस कि एयरवे कोलैप्स कर जाए। तो दोज पेशेंट्स जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, दे लर्न टू ब्रीथ एट हायर लंग वॉल्यूम्स। विद पर्स लिप्स वो एक्सपायर करते हैं और हायर लंग वॉल्यूम्स के ऊपर उनका स्टे करता है, उनका टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होता है ताकि ट्रैक्शन की वजह से एयरवे शुड रिमेन ओपन। तो ये एक वजह है एस्थमा और सीओपीडी के अंदर हायर लंग वॉल्यूम्स की। इट हेल्प्स देम समवट कॉम्बैट द रेजिस्टेंस इन द एयरवेज। अगेन दिस इज द लिस्ट, कौन कौन से फैक्टर्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देख लिया जी, न्यूरल कंट्रोल, पैरासिम्पथेटिक वर्सेस सिंपथेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल केमिकल कंट्रोल, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमने कहा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ब्रोंको डायलेशन होती है, सॉरी वेजो डायलेशन होती है। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एयरवे में इंक्रीज करती है तो ब्रोंको डायलेशन होती है, डिक्रीज होती है तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है। एलर्जी के अंदर कंस्ट्रक्शन होगी, स्लो रिलीजिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस और हिस्टामीन आर द रीज़न। इसके अलावा एक्सेस म्यूकस एडीमा, ये जब एस्थमा में पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे, एयरवे कोलैप्स एटिलेक्टेसिस में देख सकते हैं। डायलेशन की बात करें तो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, एपिनेफ्रीन सिंपथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर ही है एंड देयर इज नो पैथोलॉजिकल फैक्टर जो कि ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द लंग प्रेशर्स, अगेन समथिंग वेरी कंसेप्चुअल, और इसको भी अगर आप समझ लेंगे तो फिर इसमें भी रट्टा मारने की जरूरत जो है वो बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे आप टॉप वाले ग्राफ में देख सकते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर दिस इज वॉल्यूम चेंज, लंग का वॉल्यूम चेंज दिखाया गया है, जबकि नीचे वाले ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर चेंज दिखाया गया इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। एक्स एक्सिस के ऊपर फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। प्रेशर अगेन 3 तरह के दिखाए गए हैं। एल्वियोलर प्रेशर जो कि एल्वियोलाई के अंदर है, यानी कि एयरवे के अंदर जो होगा, एल्वियोलाई के अंदर जो होगा वो एल्वियोलर प्रेशर है। प्लूरल प्रेशर जो कि विजल और पैराइटल प्लूरा के दरमियान में छोटी सी स्पेस जो है उसका जो प्रेशर है दैट इज प्लूरल प्रेशर। और इन दोनों का डिफरेंस, एल्वियोलर प्रेशर माइनस
प्लूरल प्रेशर इज इक्वल टू ट्रांसम्यूरल प्रेशर। ये 3 प्रेशर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर हेयर, जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होनी है तो आप देख सकते हैं एल्वियोलर प्रेशर इज 0, दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 0 होता है। अभी इस वक्त ना इंस्पिरेशन हो रही है ना एक्सपायरेशन हो रही है, तो इक्विलिब्रियम में है एटमॉस्फेयर के साथ एल्वियोलर प्रेशर। जबकि प्लूरल प्रेशर दिस इज -5। तो प्लूरल प्रेशर जो है नेगेटिव में रहता है, इंस्पिरेशन हो एक्सपिरेशन हो कोई भी फेज हो। फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन कीपिंग द लंग्स एक्सपेंडेड। जैसे ही प्लूरल प्रेशर 0 या पॉजिटिव में जाएगा, लंग्स विल कोलैप्स। तो इसका नेगेटिव रहना जरूरी है। जितना ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा उतना ज्यादा लंग्स एक्सपैंड करते चले जाएंगे, जितना लेस नेगेटिव होगा उतने लंग्स कोलैप्स की तरफ जाना शुरू होते जाएंगे। तो एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन दिस इज -5। इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोरेसिक कैविटी इट एक्सपैंड्स। जब एक्सपैंड करती है इंट्राप्लूरल प्रेशर इट बिकम्स मोर नेगेटिव। इसी के ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से लंग्स एक्सपैंड करते हैं। तो -5 से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट -7.5 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर तक मजीद नेगेटिव हो गया है। और जब लंग्स एक्सपैंड किए तो एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो गया, ऑलमोस्ट -1 हो गया। जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, एयर विल फ्लो इनटू द लंग्स। आप ये देख सकते हैं जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम था उस वक्त कैपेसिटी थी, उसके ऊपर 500 ml दैट इज 1 टाइडल वॉल्यूम कम्स इनसाइड द लंग्स। जब 500 ml मूव इन करते हैं इनटू द लंग्स, उतनी देर में एल्वियोलर प्रेशर इट अगेन बिकम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सॉरी 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाता है, मजीद एयर एंट्री रुक जाती है। नाउ देयर इज द स्टार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोरेसिक कैविटी इट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जब वो डिक्रीज करता है तो एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज करता है। अब पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की तरफ इंक्रीज किया, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो मोर नेगेटिव हो गया था इट इज गोइंग बैक टू लेस नेगेटिव। प्लस में अभी भी नहीं गया, -7.5 से थ्रू आउट द एक्सपिरेशन डिक्रीज करते करते, इनफैक्ट इंक्रीज करते करते वापस -4 की तरफ आ गया है। और एल्वियोलर प्रेशर जो है वो बढ़ने की वजह से अब एयर इज मूविंग आउट ऑफ द लंग्स। वो जो 500 ml अंदर आए थे, सेम टाइडल वॉल्यूम इज नाउ गोइंग आउट ऑफ द लंग। और जहां से लंग स्टार्ट हुआ था वॉल्यूम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से, एट द एंड ऑफ 1 ब्रेथ दोबारा वहीं पर आ गया है। प्लूरल प्रेशर भी दोबारा वहीं आ गया, एल्वियोलर प्रेशर भी 0 हो गया, इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ट्रांसम्यूरल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इट इंक्रीज्ड 0 -5 था अगर एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन, तो इसका मतलब है 5 था। फिर एंड ऑफ इंस्पिरेशन के ऊपर इतना था और एक्सपायरेशन के बाद दोबारा से यहाँ आ गया। तो जितना ज़्यादा ट्रांसम्यूरल प्रेशर होगा या जितना प्लूरल प्रेशर ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा लंग एक्सपेंड करेंगे, एंड वाइस वर्सा। That was about the lung volumes and pressures. Moving on to again another very important concept, lung compliance. जैसे vascular compliance पढ़ी थी, again same concept है, change in volume per unit change in pressure is equal to the compliance. Again, lung compliance is inversely proportional to elasticity. जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी कम कंप्लायंस होगी। अगेन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, वेसल्स की तरह ही जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतनी कम कंप्लायंस होगी। ये कंप्लायंस कर्व यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर प्लूरल प्रेशर है, हमने पीछे देखे थे 3 तरह के प्रेशर, वन ऑफ इट वाज प्लूरल प्रेशर। एक्स एक्सिस के ऊपर इस वक्त सिर्फ प्लूरल प्रेशर है। वाई एक्सिस के ऊपर लंग वॉल्यूम चेंज है, अगेन 500 ml या फिर 0.5 लीटर चेंज दिखाया गया है जो कि 1 टाइडल वॉल्यूम है।
प्लूरल प्रेशर चेंज वही है जो हमने पीछे देखा है, -4 से लेके यहाँ पे -6 तक शो किया गया है। जब प्लूरल प्रेशर -4 से -6 की तरफ मूव करता है, मोर नेगेटिव होता है, तो इंस्पिरेशन होती है, ये कर्व नजर आ रहा है। जब वापस लेस नेगेटिव होता है तो एक्सपायरेशन होती है, एज यू कैन सी ओवर हियर। वन टाइडल वॉल्यूम जो इंस्पायर हुआ था वो एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें देखने वाली हैं। एक तो ये कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कर्व स्ट्रेट लाइन में नहीं है। आइडियली हम क्या समझते हैं कि जी 500 ml गए थे तो कंप्लायंस लंग की इंस्पायरेशन में जो थी एक्सपायरेशन में भी वही होती, उसी तरह स्ट्रेट लाइन वापस आ जाती, बट ऐसा नहीं है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की कंप्लायंस इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। अगर ना होती तो हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन मिल जाती। कुछ फर्क है। इंस्पिरेशन के अंदर कंप्लायंस जो है वो फर्क है एज कंपेयर टू एक्सपायरेशन। दूसरी चीज, मिडल ऑफ कर्व के अंदर कंप्लायंस ज्यादा है और एक्सट्रीम्स ऑफ वॉल्यूम्स के ऊपर जाके कंप्लायंस कम है। टू थिंग्स टू रिमेंबर ओवर हियर, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में फर्क है एंड एक्सट्रीम्स ऑफ वॉल्यूम्स के ऊपर कम है, मिडल के अंदर ज्यादा है। इस डिफरेंस को इन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन जो फर्क आ रहा है इसको हिस्टेरेसिस कहा जाता है। और वो फर्क क्यों है? क्योंकि इंस्पायर करना लंग के लिए मुश्किल है। लंग के लिए नेचुरल टेंडेंसी है दैट उसकी इलास्टिसिटी इट वांट्स टू कोलैप्स, इट डज नॉट वांट टू नेचुरली एक्सपैंड। तो जब एक्सपैंड करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर चेंज चाहिए होता है फॉर द वॉल्यूम चेंज। इस वजह से कंप्लायंस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज लेस एज कंपेयर टू एक्सपायरेशन। वजह सरफेस टेंशन है जो कि लंग्स को कोलैप्स कराना चाहती हैं। दूसरी वजह इलास्टिसिटी है जो कि लंग को कोलैप्स कराना चाहती हैं। तो दोनों ही फोर्सेस, इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, आर इन फेवर ऑफ एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इन दोनों के खिलाफ काम कर रहा है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कंप्लायंस इज लेस। इस सेंटेंस के अंदर एवरीथिंग इज एन इंडिविजुअल एमसीक्यू। ये जी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस दिखाई गई हैं, नॉर्मल से कंपेयर की गई है कंप्लायंस। फाइब्रोसिस के अंदर जितनी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं कंप्लायंस डिक्रीजेस, जबकि एम्फाइसीमा के अंदर, जब एम्फाइसीमा में क्या होता है, इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था, इलास्टिसिटी डिक्रीज करने से कंप्लायंस इंक्रीज कर गई है। एजिंग के साथ अगेन इलास्टिसिटी रिड्यूस होती है, कंप्लायंस इंक्रीज कर गई है। नॉर्मली सरफेस टेंशन क्यों होती है कि एल्वियोलाई के अंदर एयर होती है और एल्वियोलाई की सरफेस के ऊपर एक फ्लूइड होता है, तो इस फ्लूइड एयर इंटरेक्शन की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होती है जो कि लंग को कोलैप्स करना चाहती है। अगर इस सरफेस टेंशन को खत्म कर दिया जाए, कैसे खत्म कर सकते हैं कि एयर फ्लूइड खत्म कर दिया जाए, इंटरफेस सारे के सारे एल्वियोलस के अंदर अगर हम नॉर्मल सेलाइन फिल कर दें तो अब एयर और फ्लूइड का इंटरफेस ही नहीं रहा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, गाइटन में बहुत डिटेल से डिस्कस्ड है। तो ये पूछ ली जा सकती है कि अगर नॉर्मल सेलाइन डाल दिया जाए तो सरफेस टेंशन नहीं रहेगी, कंप्लायंस विल इंक्रीज। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ कंप्लायंस कर्व। किस किस का? सिर्फ चेस्ट वॉल की कंप्लायंस यानी कि थोरेसिक वॉल की, सिर्फ लंग की कंप्लायंस और दोनों के कॉम्बिनेशन की कंप्लायंस। यू कैन सी सिर्फ चेस्ट वॉल की कंप्लायंस और सिर्फ लंग की कंप्लायंस ज्यादा है, ज्यादा स्टीप है। अगर दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो स्टीपनेस डिक्रीज कर गई है। कॉम्बिनेशन में कंप्लायंस कम है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दीज अलोन। Normally, our body works in combination, lung और chest. Lung की natural tendency है that it wants to collapse, and thoracic wall की natural tendency है that it wants to expand. Normally ये दोनों एक दूसरे से opposite forces हैं और ये एक equilibrium के ऊपर काम करती हैं। जो center में आपको blue dot नजर आ रहा है, this is the equilibrium point. Functional residual capacity के ऊपर, यानी कि जब आप tidal volume expire कर देते हैं उस वक्त आपके lungs के अंदर जितना volume है, functional residual capacity, उस वक्त the tendency of your lungs to collapse is equal to tendency of your chest wall to expand. तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस वक्त फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लंग वॉल्यूम है, एल्वियोलर प्रेशर 0 है, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बिल्कुल नेगेट कर रही हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव है।
अगर किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल नीमोथोरेक्स हुआ है, एयर हैज एंटर्ड इनटू द प्लूरल कैविटी, प्लूरल प्रेशर जो है पॉजिटिव हो गया है, द चेस्ट वॉल विल कोलैप्स. टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस स्लाइड इज कि इंडिविजुअल लंग, इंडिविजुअल चेस्ट वॉल ले ली जाए तो उनकी कंप्लायंस ज़्यादा है, दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो लेस स्टीपर हो जाता है, कंप्लायंस डिक्रीज कर जाती है. सेकेंड थिंग, इंट्रा प्लूरल प्रेशर का नेगेटिव रहना बहुत ज़रूरी है टू कीप द लंग्स एक्सपैंडेड. जैसे ही वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, लंग विल कोलैप्स. नीमोथोरेक्स उसकी एक एग्जाम्पल है, हीमोथोरेक्स उसकी एग्जाम्पल है. जी एम्फाइसीमा और एस्थमा, पिंक पफर्स, ब्लू पफर्स, ये चलें आप लोग पैथोलॉजी में देखेंगे. लेट्स स्किप दिस. अच्छा, अब बीआरएस में बहुत डिटेल से डिस्कस है. मैं आपका टेक होम मैसेज यहाँ पे शॉर्टन करती हूँ. एम्फाइसीमा के अंदर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल लंग के निस्बत. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू हेल्दी लंग. क्यों होती है? दैट्स अ बिग डिबेट. लेट्स लीव इट. जो भी हमने पीछे डिस्कशन किया उसी से साबित हो जाएगा. यू कैन रीड इट एंड इफ यू वांट वी कैन डिस्कस इट टुमारो. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, एम्फाइसीमा का टोटल लंग वॉल्यूम ज़्यादा है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा है, रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में ये सब कुछ सारे पैरामीटर्स लेस देन नॉर्मल लंग है. अगेन अ कॉन्सेप्ट जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सरफेस टेंशन. अभी हमने पीछे बात की कि एल्वियोलाई के अंदर एयर होती है और उसकी ये सरफेस के ऊपर ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाए गए हैं, दिस इज द लिक्विड लाइनिंग द इनसाइड सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई. इस एयर लिक्विड इंटरेक्शन की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होती है विच वांट्स टू कोलैप्स द एल्वियोलाई. इसको सरफेस टेंशन कहते हैं. रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द एयर. अब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. ये जो कोलैप्सिंग प्रेशर है लंग के ऊपर, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन के ऊपर और रेडियस के ऊपर. जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन है उतना ज़्यादा कोलैप्सिंग प्रेशर एल्वियोलाई के ऊपर, और रेडियस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है. जितना कम रेडियस है उतना ज़्यादा कोलैप्सिंग प्रेशर है. अगर आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की एग्जांपल लें, इंस्पायरेशन में रेडियस बढ़ जाता है, कोलैप्सिंग प्रेशर कम हो जाता है, जबकि एक्सपायरेशन में रेडियस कम हो जाता है तो कोलैप्सिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस लॉ को देखें विच इज़ द लैप्लेसिस लॉ, इट सेज कि एक्सपायरेशन के अंदर कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ एल्वियोलाई इज मोर एज कंपेयर टू इंस्पायरेशन बिकॉज रेडियस रिड्यूस हो गया. लेकिन अभी हमने सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर किया है. नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इस फ्लूइड की वजह से है जिसने इनसाइड ऑफ एल्वियोलाई को कवर किया हुआ है. बट थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने इसके अंदर सरफेक्टेंट रखा हुआ है. सरफेक्टेंट मौजूद है, वो इंटरप्ट कर रहा है इस सरफेस टेंशन को. ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये मैंने कोशिश की है कि ये एयर लिक्विड इंटरफेस को शो करें, और ये जो बार्स मैंने रेड कलर के बनाए हैं ज़रा थोड़े लंबे, ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स के हैं. जब रेडियस ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन के अंदर कोलैप्सिंग टेंडेंसी कम होती है क्योंकि रेडियस कम है, बट सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर. जब कॉन्ट्रैक्ट करता है एल्वियोलस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एयर वाटर इंटरफेस वही है, सरफेक्टेंट का नंबर भी उतना ही है. पहले भी अगर 10 थे तो अभी भी 10 मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट नाउ दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, एंड व्हेंस दे कम क्लोजर टू ईच अदर ज़्यादा इफेक्टिवली ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं. सरफेस टेंशन इज द कोलैप्सिंग टेंडेंसी और सरफेक्टेंट उसको कम करता है. अगर सरफेक्टेंट नहीं होगा तो एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे, सरफेक्टेंट होता है तो सरफेस टेंशन कम होती है और एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करते. तो जब एक्सपायरेशन के अंदर ये आर रिड्यूस हुआ था तो हमें डर लगा कि प्रेशर बहुत ना बढ़ जाए, लेकिन सरफेक्टेंट के करीब आने की वजह से ये सरफेस टेंशन भी डिक्रीज कर जाती है, तो कोलैप्सिंग प्रेशर इट स्टेज कांस्टेंट थैंक्स टू सरफेक्टेंट. चलें, यहाँ पे अब हम एक ब्रेक लेते हैं. वी विल रिज्यूम इन 1 मिनट इंशाल्लाह. 2 मिनट्स में इसको रिज्यूम करते हैं. थैंक यू.
जी, थैंक यू फॉर वेटिंग। हम बात कर रहे थे सरफेस टेंशन के बारे में। हमने कहा surface tension is increasing the tendency of lung to collapse, alveoli specifically, and surfactant is reducing that surface tension. दूसरा रिलेशन हमने लॉ ऑफ लेप्लेस में रेडियस के साथ देखा। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर डिटेल। जो भी हमने सर्फेक्टेंट का जिक्र किया, सर्फेक्टेंट है क्या? Surfactant, it lines the alveoli and it reduces the surface tension. कैसे reduce करता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इंटरप्ट कर देता है। ये 3-4 मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे थे इनके दरमियान में जब सर्फेक्टेंट आ जाता है तो आपस में इनकी फोर्स को रिड्यूस कर देता है और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन जो थी, दिस वाज डिक्रीजिंग लंग कंप्लायंस। तो इसका मतलब है अगर सरफेक्टेंट अवेलेबल हो तो सरफेस टेंशन कम होगी और कंप्लायंस ज़्यादा होगी। इट्स लिटिल ट्रिकी बट इफ यू अंडरस्टैंड तो फिर आपको अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग दीज MCQs। तो इट इंक्रीजेस कंप्लायंस and decreases surface tension, decreases the lung tendency to collapse। आता कहाँ से? टाइप 2 एल्वियोलर सेल से आता है। गैसियस एक्सचेंज में एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर टाइप 1 निमोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं और टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो हैं दीज आर सिक्रेटिंग सर्फेक्टेंट। कॉम्पोजिशन क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सर्फेक्टेंट इज अ फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है डाइपामिटाइल फास्फाटिडाइलकोलिन। ये जितने भी फैक्चुअल थिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके पास पेपर्स MCQs हैं। सिक्रीट फीटस में ही होना स्टार्ट हो जाता है बाय द gestational age week 24 and is almost always present by the week 35। आई होप आप सबको पता है कि जरा प्री टर्म डिलीवरी होने लगे या फिर इलेक्टिव सेक्शन बिफोर टर्म नेचुरल लेबर होने लगे तो कॉर्टिसोल के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं मदर को टू एनहांस स्पीड अप द रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट। वो इसकी वजह होती है ताकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो नियोनेट के अंदर। कॉम्पोजिशन में डाइपामिटाइल फास्फाटिडाइलकोलिन जिसका एक और नाम लेसिथिन भी है। लेसिथिन की रेशो स्फिंगोमाइलिन के साथ 2:1 होना जरूरी है। चेक की जा सकती है ये एमनियोटिक फ्लूइड में। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट। अगर प्री मेच्योर बर्थ होगी तो इनफ अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट हो सकता है ना प्रोड्यूस हुआ हो। सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से एल्वेलाई विल कोलैप्स और उसको कहेंगे लंग एटिलेक्टेसिस। एक दफ़ा कोलैप्स हो जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीइन्फ्लेट दैट लंग क्योंकि कंप्लायंस कम है, वॉल्यूम चेंज करना बहुत मुश्किल है। और जब कंप्लायंस कम है, कोलैप्स हो जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा। जो आपके राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ अगेन रेडियस और सरफेस टेंशन का कंपैरिजन दिखाया गया है कि अगर सर्फेक्टेंट मौजूद हो तो डिक्रीज्ड रेडियस जो है लॉ ऑफ लेप्लेस में इतना ट्रबलसम नहीं होता क्योंकि सरफेस टेंशन भी रिड्यूस कर जाती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सॉरी, दिस इज अ समरी ऑफ फैक्टर्स दैट कीप द एल्वियोलाई ओपन। बार बार मैंने कहा या तो नेगेटिव प्लूरल प्रेशर या फिर ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एल्वियोलाई के ओपन रहने के चांसेस हैं। प्लूरल प्रेशर जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतने उसके ओपन रहने के चांसेस हैं। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होगा तो दैट विल डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड एल्वियोलाई विल स्टे ओपन। इसी का अगर ऑपोजिट चीज़ें देखें तो जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी उतने ज़्यादा कोलैप्स के चांसेस हैं। और दूसरा इलास्टिसिटी, यही दो चीज़ें हमने कही थी कि इंस्पिरेशन के अंदर कंप्लायंस कम होती है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ये चारों के चारों इंडिविजुअल MCQs हैं। ये कुछ सैम्पल MCQs हैं, लेट अस डिस्कस। इनफैक्ट व्हाट यू कैन, चले देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन,
इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इज सब एटमॉस्फेरिक, दैट इज रॉन्ग, एंड पे जाके इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यस दिस इज राइट, इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सब एटमॉस्फेरिक, बेशक वो स्टार्ट हो, एंड हो, इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो। नो चेंज इन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, दिस इज रॉन्ग, दिस बिकम्स लेस नेगेटिव। इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी रॉन्ग है, दिस ऑलवेज हैज टू बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Normal quiet expiration is brought about by contraction slash recoil of diaphragm, no. Elastic tissues in the thoracic lung cavity, right. Abdominal muscles deep breathing में आते हैं, sternocleidomastoid deep inspiration में आएगा, तो beta is the right answer. Major part of energy utilized during breathing is to overcome, yes, elastic recoil of the lungs, small airway resistance, large airway resistance, resistance of the chest wall. अच्छा, इन सारों में ही एनर्जी स्पेंड हो रही है स्मॉल एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और इलास्टिक रिकॉइल के लिए सबसे ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अब इनकी प्रोपोर्शन क्या क्या है ये आगे जाके आई एम गोइंग टू शो यू द स्लाइड आफ्टर अ व्हाइल, आप इनकी एग्जैक्ट परसेंटेजेस याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, सर्फेक्टेंट कम होगा तो कंप्लायंस डिक्रीज करेगी क्योंकि सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगी। एक्सचेंज थ्रू द लंग्स डिपेंड्स अपॉन, अगेन ये भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा, सरफेस एरिया भी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा, सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा, तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। Lung compliance is increased and it goes without saying ji, emphysema is the right answer. Surfactant is released by type 2 pneumocystis. Lamellar bodies are found in type 2 alveolar cells. जो type 2 alveolar cells surfactant secrete करते हैं तो उसका एक histological feature है कि जो उसकी synthesis के दौरान sphingomyelin के कुछ wells बनते हैं जिनको हम lamellar bodies कहते हैं, तो that is the right answer over here. Moving on towards the gaseous exchange, which is the function of respiratory zone. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम और भी डिस्कस करते जाते हैं, रेस्पिरेटरी जोन तो गैसेस एक्सचेंज में अपना पार्ट प्ले करेगा, कंडक्टिंग जोन ने क्या किया, वी ऑल बिलीव कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर यूजलेस नहीं है, दिस इज देयर फॉर अ पर्पस, तो कंडक्टिंग जोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट हेल्प्स इन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अगर ड्राई एयर हम इनहेल करते हैं, ह्यूमिडिटी वेरी करती है सीजन के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से, लेकिन बॉडी के अंदर जाके वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, 47 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी वाटर प्रेशर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उस पे कम अज कम क्या एग्जैक्टली 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी वाटर वेपर प्रेशर ऐड हो जाता है, तो ह्यूमिडिफिकेशन इज वन ऑफ द पर्पस। फिल्टरिंग फंक्शन है, कुछ जो है उसके अंदर पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं इस कंडक्टिंग जोन के अंदर और एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचते। इसके अलावा फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन के अलावा एक तीसरा रोल भी है जो मेरे दिमाग से इस वक्त स्किप हो गया है, टेम्परेचर। बाहर से आपने कोल्ड एयर या वार्म एयर इनहेल की है तो वो कंडक्टिंग जोन के अंदर ही आपके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी, तो ये 2-3 फंक्शंस हैं कंडक्टिंग जोन के भी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पे जाके एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज अपना पार्ट प्ले करेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होने चाहिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। पार्शियल प्रेशर, एक तो जी प्रेशर है, जैसे हमने कहा एल्वियोलर प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमने कह दिया जी नॉर्मली 0 एटमॉस्फेयर है या फिर 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। अब जो एयर है जिसको हम इनहेल करते हैं उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, अब उस 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 3 गैसेस हैं, जस्ट सपोजिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो कुछ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का है, कुछ नाइट्रोजन का है, और इन तीनों के पार्शियल प्रेशर को अगर ऐड कर लिया जाए तो इट शुड बिकम 760। तो जितनी भी गैसेस हैं हर एक के पास एक प्रोपोर्शन है और वो किस पे डिपेंड करती है कि उसकी टोटल कंसंट्रेशन किसकी है, कितनी है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा।
तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 760 इज द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई कर दें। 21% होती है ऑक्सीजन, तो 0.21 से मल्टीप्लाई कर दें। जो गैस 71% है उसको 0.71 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कोर्स फिर ज़्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल गैस कंसंट्रेशन, और इसको कहते हैं जी डाल्टन्स लॉ। ये ड्राई इंस्पायर एयर आपने इंस्पायर की, वंस इट रीचेज योर कंडक्टिंग जोन, उसके अंदर सबसे पहले ही मैंने कहा कि आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर इसमें वाटर वेपर प्रेशर ऐड हो जाता है इक्वल टू 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर आपने अपने कंडक्टिंग जोन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना हो तो आप 760 में से 47 तो पहले ही निकाल देंगे कि ये तो वाटर वेपर प्रेशर है, बाकी जो बचेगा 713 इसको 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो, किसी भी गैस का निकालना हो तो हमें ट्रेकियल एयर में अगर देखना है तो वाटर वेपर प्रेशर को पहले माइनस करना होगा। तो रिमेंबर दिस, अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन कंपैरिजन आता है कि इंस्पायर्ड गैस में पूछा गया है या फिर ट्रेकियल एयर के अंदर पूछा गया है जिसकी ह्यूमिडिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। बाहर से आपने एयर इनहेल किया, आपकी बॉडी में जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से तो वो ब्लड में जाएगी। अब ब्लड में जाके वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब डिसॉल्व गैस को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, कितनी डिसॉल्व हुई है? तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, जो आपने एयर इंस्पायर किया, अगर वो 100% ऑक्सीजन थी, 100% तो पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अगर उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन थी तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था। उसी से प्रोपोर्शनल आपके ब्लड के अंदर डिसोल्यूशन होगी ऑक्सीजन की। तो वन डिसाइसिव फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 इज इट्स सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी वो गैस। तो नॉर्मली 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड में पहुंचता है। सॉल्युबिलिटी इज 0.003 ml। कितनी थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी है पर 100 ml पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी गेट कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमारे पास नॉर्मली 0.3 ml डिसॉल्व्ड स्टेट के अंदर होता है। टोटल ऑक्सीजन कंटेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। डिसॉल्व्ड कंटेंट थोड़ा सा है, कितना सा? पर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे सिर्फ 0.003 ml डिसॉल्व होगा। शंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेते जाते हैं। राइट हार्ट से ब्लड फ्लो जाता है जी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू लंग में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है एंड देन इट गोज बैक टू लेफ्ट एट्रियम, सारे का सारा ऑक्सीजनेट होके 2% ऑफ द कार्डियक आउटपुट जो कि ब्रोंकाई को गया था, प्लूरा को गया था, वो बगैर ऑक्सीजनेट हुए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में वापस आ जाता है। तो ये जो 2% कार्डियक आउटपुट है जो ऑक्सीजनेट नहीं हुआ, जिसने गैसेस एक्सचेंज में अपना पार्ट प्लेस नहीं किया, उसको फिजियोलॉजिक शंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर शंट से मुराद दैट अमाउंट ऑफ ब्लड है विच हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। तो 2% इज नॉर्मल कि ये प्लूरा को गया था, ब्रोंकाई को गया था, इस एल्वियोलाई में गया ही नहीं था, इसने ब्लड सप्लाई की थी लंग्स को, तो ये नॉर्मल है इतना सा फर्क। अगर इससे ज़्यादा है वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा और उसके रीजन हम आगे जाके देखेंगे। 2% इज नॉर्मल, नॉट टू वरी अबाउट। डिफ्यूजन अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैसे होती है? रेस्पिरेटरी जोन के अंदर होगी, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ऑनवर्ड होगा। इसकी 6 लेयर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट लेयर, देन एल्वियोलर एपिथेलियम, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इनके दरमियान में ये प्लाज्मा है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी कैपिलरी की एंड देन द कैपिलरी एंडोथेलियम। तो 6 लेयर्स हैं। यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एल्वियोलाई के अंदर आएगी। कहने को 6 लेयर्स हैं बट इसकी थिकनेस बहुत कम है। एनीवेज नॉर्मल में तो बहुत कम है। देयर आर अदर फैक्टर्स टू थिकनेस के अलावा जो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस गैसेस एक्सचेंज को गवर्न करते हैं, आपके सामने लिस्टेड हैं। डिफ्यूजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जितनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है, तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। डी इज शोइंग थिकनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी उतनी कम डिफ्यूजन होगी। मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, यानी कि जो गैस जिसका मॉलिकुलर वेट कम है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो इस फॉर्मूला को, इसमें से अगर 3 फैक्टर्स अलग कर लिए जाएं जो कि गैस पे डिपेंड करें, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, इनको कॉम्बिनेशन में डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऑक्सीजन का इससे कम होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। एक बहुत मेजर फैक्टर उसमें सॉल्युबिलिटी का है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स अगर देखे जाएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया एम्फाइसीमा में डिक्रीज करता है, डिफ्यूजन रेट डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होता है। डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन देखा जाए तो फाइब्रोसिस के अंदर थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन होती है, तो अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज कर जाता है। This is the summary of factors affecting gaseous exchange across respiratory membrane. Partial pressure, again surface area, उसकी एग्जांपल हमने देख ली। सरफेस एरिया एक्सरसाइज के अंदर इंक्रीज करता है, एम्फाइसीमा में डिक्रीज करता है। एक्सरसाइज में इंक्रीज कैसे करता है कि जो ब्लड वेसल्स नॉर्मली मौजूद हैं वो डायलेट कर जाती हैं। नंबर 2, कुछ ब्लड वेसल्स वो हैं जो नॉर्मली डॉर्मेंट पड़ी हुई थी वो भी रिक्रूट हो जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। थिकनेस ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जैसे हमने अभी कहा था कि जी फाइब्रोसिस में ज़्यादा हो जाती है, एडीमा में, निमोनिया में ज़्यादा हो जाती है, तो गैसेस एक्सचेंज कम हो जाएगा। डिफ्यूजन कांस्टेंट, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल के इसका 20 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। डिफ्यूजन लिमिटेड वर्सेस परफ्यूजन लिमिटेड, अगेन पास्ट पेपर्स में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिस इज टाइम इन कैपिलरी और वाई एक्सिस के ऊपर पार्शियल प्रेशर है। ये जो डॉटेड लाइन है ये एल्वियोलर एयर की है और जो ब्लू लाइंस हैं ये आर्टीरियल एयर की हैं। दिखाया क्या गया है कि कैपिलरी है, ये उसका हम सपोज कर लेते हैं आर्टीरियल एंड है और वीनस एंड है। एज यू नो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और वीनस जो है वो लंग से गैसेस एक्सचेंज के बाद लेकर जाती है। तो जो ब्लड आता है इनिशियली उसमें ऑक्सीजन कम होती है, एल्वियोलाई से जब ब्लड गुजरता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो जाती है और वीनस एंड पे पहुंचने से बहुत पहले इट बिकम्स इक्वल टू द एल्वियोलर एयर। बाकी सारा जो ट्रांजिट टाइम है इसमें मजीद ऑक्सीजन नहीं ऐड हो सकती इनटू आर्टीरियल ब्लड बिकॉज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी गैस को जो कि ड्यूरिंग ट्रांजिट जिसमें पार्शियल प्रेशर डिफरेंस वैनिश हो जाए पहले ही, इसको कहते हैं जी परफ्यूजन लिमिटेड। अब मजीद ऑक्सीजन डिफ्यूजन तभी होगी जब मजीद ब्लड आएगा, इस ब्लड के अंदर मजीद गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड भी जल्दी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इट इज स्टिल परसिस्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड के अंदर इतनी है और एल्वियोलर ब्लड के अंदर इतनी है, सॉरी एल्वियोलर एयर के अंदर इतनी है, अभी भी ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है। इसको कहते हैं जी डिफ्यूजन लिमिटेड, कि टाइम खत्म हो गया, कैपिलरी में से ब्लड आर्टियल एंड से आके वीनस एंड से बाहर निकल गया, टाइम और मिलता तो शायद ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाता, लेकिन जितना टाइम था उसके अंदर खत्म नहीं हुआ, तो दिस इज डिफ्यूजन लिमिटेड। अगेन रिवाइज कर देती हूँ, परफ्यूजन लिमिटेड इज के जितना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस था वो खत्म हो गया, मजीद गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर गैसेस यही एग्जिबिट करती हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, नाइट्रिक ऑक्साइड भी। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन लिमिटेड है कि जितना ट्रांजिट टाइम मिला है कैपिलरी ब्लड को उस दौरान पार्शियल प्रेशर डिफरेंस वैनिश नहीं होता। इसके अलावा पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन भी ये डिफ्यूजन लिमिटेड एक्सचेंज शो कर सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एम्फाइसीमा, फाइब्रोसिस या फिर बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज के अंदर डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाती है। बाकी कहानी वही है जो मैंने भी आपको सुनाई कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अगर ख़त्म हो जाए तो परफ्यूजन लिमिटेड, ना ख़त्म हो तो डिफ्यूजन लिमिटेड।
ओके, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। जो एयर हम इनहेल करते हैं वाया नेजल कैविटी, उसका पार्शियल प्रेशर 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है। पार्शियल प्रेशर अगर इंडिविजुअल गैसेस का देखा जाए तो हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करने वाले हैं। इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 0.3 है। ये जब ट्रेकियल एयर में ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है तो उसमें वाटर वेपर प्रेशर ऐड हो जाता है, ये 47 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इसके ऐड होने से थोड़ा सा ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर आप देख सकते हैं कम हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वो पहले इतना थोड़ा था कि कोई खास फर्क नजर ही नहीं आ रहा। अब ये ह्यूमिडिफाइड एयर अभी कंडक्टिंग जोन के अंदर है, विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज। जब ये कंडक्टिंग जोन से गुजर के रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचेगी, समझ लें जी एल्व्यूलाई में पहुंच गई, तो देख लें जी ऑक्सीजन मजीद डिक्रीज कर गई है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गई है। अब ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सिंपल वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि जब ये एल्वियोलाई में आई तो गैसेस एक्सचेंज हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से एल्वियोलाई के अंदर आ गया। वन रीजन, बट देयर इज अनदर रीजन टू, विच इज रेजिडुअल वॉल्यूम एयर। पहली दूसरी स्लाइड में ही हमने देखा था, वंस वी एक्सपायर वी डू नॉट एक्सपायर every bit of the air inside the lung, 1200 ml residual volume और even functional residual capacity तो 2300 ml तक lungs के अंदर मौजूद है। वो जो 1200 ml मौजूद हैं वो वहाँ पे उस एयर के मौजूद हैं जिसमें से ऑक्सीजन ऑलरेडी ब्लड में जा चुकी हुई है। तो जब ये ह्यूमिडिफाइड एयर वहाँ पहुँचती है तो वो उसके साथ डाइल्यूट हो जाती है। तो दो रीजंस हैं, एक तो कंटिन्यूसली अपटेक हो रहा है एल्वियोलाई से, और दूसरा वहाँ पे जो रेजिडुअल एयर पड़ी हुई है वो ऑलरेडी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एल्वियोलर एयर की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फर्क होती है ह्यूमिडिफाइड एयर की। नेक्स्ट कम्स द एक्सपायर्ड एयर। अब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो वन वुड थिंक कि एक्सपायर्ड एयर की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अब ये वाली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन आप देखें ऑक्सीजन बढ़ गई है और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर गई है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि एल्वियोलर एयर के अंदर कहाँ से मजीद ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई। इतना भी मुश्किल नहीं है। नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्पेस, कि जब आपने इनहेल किया था तो 150 ml ऑफ एयर दैट स्टेड इन द कंडक्टिंग जोन, उसने गैसेस एक्सचेंज में अपना पार्ट नहीं लिया। जब आप एक्सपायर करते हैं तो ये 150 ml भी एक्सपायर होगा और पीछे से भी बाकी 350 ml होगा। ये 350 ml जो एल्वियोलाई से आएगा उसमें तो यही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लेकिन जो कंडक्टिंग जोन से आएगा उसमें ये वाली होगी। तो दोनों का मिलके अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट हमें एक्सपायर्ड एयर में मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, एग्जैक्ट वैल्यूज भी खुद ब खुद याद हो जाएंगी जब आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दफा आप लोग पढ़ेंगे तो। अगेन अ फ्यू इक्वेशंस। शुरू में हमने एक इक्वेशन देखी थी, बोहर्स इक्वेशन। बोहर्स इक्वेशन वाज देयर टू कैलकुलेट द डेड स्पेस वॉल्यूम। अब ये 2-3 और इक्वेशंस हैं, मैंने एक ही स्लाइड में इकट्ठी कर दी हैं, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट की या फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो की। लंग्स के लेवल पे आइडियली वी लुक एट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन एक्सचेंज। नॉर्मली ऑन एवरेज दिस इज 0.8। हम कार्बन डाइऑक्साइड जितनी एक्सपायर कर रहे हैं उसके मुकाबले में हम जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस रेशो नॉर्मली इज 80% और 0.8। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी क्यूशेंट। ये असल में ये रेस्पिरेटरी क्यूशेंट का ही फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो का फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इंस्पायर्ड की रेशो। तो इनडायरेक्टली ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इफ अ पर्सन इज टेकिंग अ डाइट कंपोज्ड ऑफ अ बैलेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उस पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी क्यूशेंट और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो इक्वल होंगे, 0.8 होंगे, इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। जो एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट डाइट पे होगा उसका रेस्पिरेटरी क्यूशेंट तो 0.8 होगा, लेकिन उसका
रेस्पिरेटरी सॉरी एक्सचेंज रेशो तो 0.8 होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी क्यूशन जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगर डाइट इम्बैलेंस्ड होगी तो इट कैन वेरी। फॉर नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इनको इंटरचेंजेबली बेशक यूज कर लीजिए, जीआईटी में जाएंगे तो फिर मजीद देख लेंगे। एल्व्यूलर गैस इक्वेशन, इस पे भी एमसीक्यू मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? कोई एक या दो एमसीक्यूज मेरी नज़र से गुजरे हैं कि उन्होंने आपको ये रेस्पिरेटरी क्यूशन दिया हुआ है, इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन दी हुई है, एल्व्यूलर ऑक्सीजन दी हुई है, और कहा हुआ है कि कौन सी दी हुई है, रेस्पिरेटरी क्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड और इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन दी हुई है, और एल्व्यूलर ऑक्सीजन पूछी हुई है। तो आई बिलीव कि इतने सारे फॉर्मूलाज को याद रखना दिस इज डिफिकल्ट। अगेन इट्स अप टू यू, जितना आप में हिम्मत है। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, उन पे रिलाई करें। टाइम बचता है तो इन पे भी फोकस कर लें। एमसीक्यूज इनमें से आए हुए हैं, लेकिन कह लें कि इक्का दुक्का आए हुए हैं। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग, डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या है कि एक यूनिट टाइम के अंदर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अगर हो तो कितनी गैस डिफ्यूज करेगी अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। वो कुछ गैस के करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगी, कुछ वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगी। हम इसको मैयर कैसे कर सकते हैं? हम मैयर कर सकते हैं ऐसी गैस से जिसकी डिफ्यूजन डिफ्यूजन लिमिटेड हो, परफ्यूजन लिमिटेड ना हो, और वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको हम लेते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग based upon carbon monoxide. This is velocity of diffusion of carbon monoxide डिवाइडेड बाय एल्वियोलर प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें डिफ्यूजन कैपेसिटी मिल जाती है। अगर हमने ऑक्सीजन की निकालनी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी को 1.35 या 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो इनडायरेक्टली बाकी गैसेस की निकल आती हैं, बिकॉज वी नो के प्रोपोर्शनल डिफरेंस उनके दरमियान में क्या है। एमसीक्यूज इस पे जो आए हुए हैं वो यही आए हुए हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग अगर कैलकुलेट करनी हो तो कौन सी गैस यूज करते हैं, तो आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्यूजन लिमिटेड? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दी गई, लेकिन ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज दे दी गई है। चलें जी, अगेन आई विल आस्क यू फॉर अ ब्रेक। 3-4 मिनट्स ब्रेक करते हैं, इनफैक्ट 10:55 तक ब्रेक करते हैं, और इंशाल्लाह वी विल कंक्लूड बाय 11:30। अभी 5 मिनट का ब्रेक करें, फ्रेशअप हों, कुछ अपना माइंड कूल डाउन करें, और फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी। मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई कैन आंसर दोस।
जी, वेलकम बैक। आई होप कुछ थोड़ा सा माइंड रीस्टार्ट हो गया होगा। वी विल स्टार्ट विद गैसियस ट्रांसपोर्ट। हमने थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स लंग के देख लिए, देन वी लुक्ड एट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और अब हम गैसियस एक्सचेंज से आगे आगे गैसियस एक्सचेंज हो गया है, हाउ इज नाउ द गैस इज गोइंग टू बी कैरिड इन द ब्लड टू द पेरिफेरी। तो ऑक्सीजन से बात स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कैरी कैसे होती है ब्लड के अंदर? जी, हीमोग्लोबिन, all of you know what hemoglobin is. Two alpha chains, two beta chains in adult hemoglobin, फोर हीमोइड्स होती हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, सबके साथ एक एक आयरन अटैच्ड होता है। आयरन भी स्पेसिफिकली फेरस फॉर्म के अंदर जिसपे +2 चार्ज है। फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन्स आर रिप्लेस्ड बाय गैमा चेन्स जिनकी अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है। मेथीमोग्लोबिन क्या होता है जिसमें फेरस जो है वो फेरिक से रिप्लेस हो जाता है एंड इट कैन नॉट बाइंड हीमोग्लोबिन। एक और वेरिएशन हीमोग्लोबिन की, सिकल सेल डिजीज के अंदर हीमोग्लोबिन एस जिसमें बीटा सब यूनिट्स आर एबनॉर्मल। मजीद डिटेल्स आप लोग एबनॉर्मेलिटीज ऑफ हीमोग्लोबिन की अगेन पैथोलॉजी में देखेंगे। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन कैसे ऑक्सीजन कैरी होती है ब्लड के अंदर। एक तो हमने पिछली 2-4 स्लाइड्स पीछे बात की थी कि डिसॉल्व फॉर्म के अंदर कैरी होगी। डिसॉल्व के लिए हमने कहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा और सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर है और सॉल्युबिलिटी 0.003 है तो दैट वाज 0.03 ml पर मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पर 100 ml। तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है जो डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है। बाकी सारे का सारा इज एक्चुअली कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाउंड टू हीमोग्लोबिन। तो जब हम टोटल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की भी परसेंटेज शामिल है और हीमोग्लोबिन बाउंड की भी शामिल है। अब जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की हुई है अगेन वो 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वन, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है कितना, नॉर्मल है, एनीमिया है, पॉलीसाइथीमिया है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, ये नॉर्मल एक एवरेज स्टैंडर्ड है कि अगर 100% सेचुरेशन है तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कांस्टेंट रहेगा। तीसरी चीज परसेंटेज सेचुरेशन कितनी है, ये वेरी कर सकती है। नॉर्मल सेचुरेशन है, कम है, ज़्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन कंटेंट आपने किसी पेशेंट का टोटल कैलकुलेट करना हो तो आप इन 4 फैक्टर्स को देखेंगे। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो कि फैक्स है 1 ग्राम जो है मैक्सिमम 1.34 ml को कैरी कर सकता है। परसेंटेज सेचुरेशन कितनी है, ये सारा जो है दिस इज बाउंड फॉर्म, इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्लस डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। नीचे भी इसी की डिटेल लिखी हुई है। 100% सेचुरेशन कब कहेंगे, जब हीमोग्लोबिन के चारों मोइटीज के ऊपर ऑक्सीजन अटैच्ड है। और क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलें, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है ब्लड के अंदर, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर, अच्छा जहाँ पार्ट पी के आगे स्मॉल ए है तो ये आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर है। अगर कैपिटल ए है जहाँ जहाँ वो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे आर्टीरियल प्रेशर का जिक्र है। नॉर्मली जी आर्टीरियल ब्लड के अंदर 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है तकरीबन। जब 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है तो डिसॉल्व्ड होता है जी 0.3। अगर हाइपर वेंटिलेट कर लिया आपके पेशेंट ने, 130 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो डिसॉल्व फॉर्म विल इंक्रीज, बस इतना सा इंक्रीज, बिकॉज पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी दिस इज द अमाउंट टू बी डिसॉल्व्ड। हीमोग्लोबिन के साथ कितना बाउंड होगा, 100% सेचुरेशन के ऊपर 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पे 19.4 ml। और अगेन हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 100% सेचुरेटेड है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना मर्जी बढ़ता चला जाए इट इज़ नॉट गोइंग टू वेरी के बाउंड फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
फॉर योर MCQs कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना मर्जी बढ़ा लें 100% सेचुरेशन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑफ कोर्स मज़ीद सेचुरेट नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट सिर्फ 19.7 से बढ़ के 19.8 हो गया, जबकि पार्शियल प्रेशर कितना ज़्यादा इंक्रीज किया था। तो दिस इज़ अ सेफ्टी फैक्टर। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड के अंदर, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर हीमोग्लोबिन इज़ द बफर ऑफ ऑक्सीजन, कि बहुत आप 100% ऑक्सीजन भी इंस्पायर करना शुरू कर दें 2, 4, 5 घंटे के लिए, जब 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ सकती, तो पार्शियल प्रेशर कितना ही बढ़ लेगा, तो बहुत ज़्यादा टोटल ऑक्सीजन कंटेंट फ़र्क नहीं होता, एंड दैट इज़ अ सेफ्टी फैक्टर अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। लेट्स सी, डिटेल में इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर देयर इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 140। वाई एक्सिस के ऊपर हीमोग्लोबिन सेचुरेशन दिखाई गई है 0 से लेके 100% तक। राइट साइड पे ये जो आपको एक्सिस नजर आ रहा है, दिस इज वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट से मुराद है कि अगर 100 ml ब्लड हो तो उसके अंदर कितने ml ऑक्सीजन मौजूद है। इसको वॉल्यूम परसेंट का नाम उन्होंने दे दिया है क्योंकि पर 100 ml देखा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर इसको हम कह सकते हैं 20 ml परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। तो ये इसका बस यही मतलब है वॉल्यूम परसेंट का, पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम परसेंट है ये पर 100 ml ऑफ ब्लड है। इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज परसेंटेज सेचुरेशन, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो वन थिंग यू कैन सी इज, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है ब्लड के अंदर, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिस इंक्रीजेस। अदर थिंग यू कैन सी ओवर हेयर इज कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने से जो परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ रही है वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज अ सिग्मोइड शेप्ड रिलेशनशिप इन फैक्ट, कि जब पार्शियल प्रेशर 0 से लेके 40 तक बढ़ा तो परसेंटेज सेचुरेशन आप देखें जी कितनी बढ़ गई है, और लेटर ऑन जाके ये एक प्लेटू सा अचीव कर लेती है, इतना स्टीप नहीं रहता। तो दरमियान में स्टीप है, एंड्स के ऊपर बहुत कम और बहुत ज़्यादा के ऊपर स्लोप बहुत कम है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन की बजाय एक सिग्मोइड शेप्ड कर्व है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, जब हीमोग्लोबिन टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच कर सकता है एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। जब पहला मॉलिक्यूल अटैच होता है तो हीमोग्लोबिन इज इन द टेंस फॉर्म। इस टेंस फॉर्म में इसकी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज लेस। जब एक ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है तो इसकी अफिनिटी फॉर सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब दूसरा बाइंड कर जाता है तो तीसरे के लिए और ज़्यादा हो जाती है, जब तीसरा भी बाइंड कर जाता है तो चौथे के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी हो जाती है। जब 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाए तो टेंस फॉर्म से ये रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसमें इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है। इस फैक्ट को कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, टेंस वर्सेस रिलैक्स्ड कन्फिगुरेशन। इन दोनों वजह से हमें लीनियर की बजाय सिग्मॉइड शेप्ड कर्व मिलता है। फ्लैट कर्व बिटवीन 60 to 100 millimeters ऑफ मर्करी। जब 100 millimeters ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, अगर हम देखें तो इस पे ऑलमोस्ट 97% सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की। दिस इज नॉर्मल, 100% नहीं, नॉर्मली 97% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होता है एट 100 millimeters ऑफ मर्करी। 100% सेचुरेशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 120 तक बढ़ा हुआ है। नॉर्मली क्योंकि हमारे एल्वियोलाई में और आर्टीरियल ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 होता है, तो हम इसी टाइम पॉइंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 97% सेचुरेशन है। 100 से कम करके अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को 60 पे लेकर आए तो आप देख सकते हैं कि सेचुरेशन बमुश्किल 90 के ऊपर आई है, 85 के ऊपर आई है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं की। तो इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन रिड्यूस नहीं की। सच अ बिग सेफ्टी फैक्टर। अगर हम एक हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चले गए हैं,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 भी हो गया है, कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ा, हमारे टोटल ऑक्सीजन कंटेंट के ऊपर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया था। 60 के बाद अगर 40 पे आ जाए, हम 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पे देखें तो अभी भी परसेंटेज सेचुरेशन 75% है, यानी कि हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में अभी भी 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है अभी तक। Such a big safety factor. This is how hemoglobin is a buffer for oxygen. हाँ, अब अगर हम देखें 40 से कम होके सिर्फ 25 पे आ जाए, 24 पे आ जाए, तो काफ़ी सारी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो जाएगी, 75 से रिड्यूस होके 50% हो जाएगी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क। 50% ऑक्सीजन सेचुरेट होती है एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 24 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। जिस पार्शियल प्रेशर के ऊपर 50% ऑक्सीजन सेचुरेट हो, उस सेचुरेशन को उस पार्शियल प्रेशर को P50 कहा जाता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई रिपीट अ फ्यू पॉइंट्स अगेन कि 60 से लेके 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के दरमियान में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट। 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के ऊपर अभी भी 75% सेचुरेटेड है। 50% सेचुरेशन जिस भी पार्शियल प्रेशर के ऊपर अचीव हो, इस ग्राफ में 24 के ऊपर अचीव हुई है, तो दैट पार्शियल प्रेशर इज नोन एज P50, यानी कि हाफ ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड। ठीक हो गया। दो चीजें और इस ग्राफ में अभी हम देख लेते हैं कि ये जो फ्लैट पोर्शन ऑफ कर्व है, दिस इज व्हाट वी फाइंड इन द लंग्स। इट फैसिलिटेट्स ऑक्सीजन लोडिंग। ये फैसिलिटेट कर रहा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलती जाएगी वो उसको अटैच करता जाएगा शॉक से। जबकि ये जो स्टीपर पोर्शन ऑफ कर्व है, जहाँ पे ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम है, दिस इज व्हाट वी फाइंड इन द टिश्यूज। दिस फैसिलिटेट्स अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। पेरीफ्रीज में जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ पे ये स्टीपर पोर्शन मिलता है एंड इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इन need. Moving on, these two are the variations of oxygen hemoglobin dissociation curve. Green वाला normal है, ये जो dotted blue है this is rightward shifts, dotted ये जो orange है this is leftward shift. इसके ऊपर इतने MCQs मौजूद हैं कि गिन नहीं सकते। बेबहा क्या होता है, राइट की तरफ जब मूवमेंट होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, और हम P50 देखना चाहें, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल की निस्बत अब 50% ऑक्सीजन सेचुरेशन, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन हमें तकरीबन 35 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पे अचीव हो रही है, तो P50 ज़्यादा हो गया। जबकि लेफ्ट साइडेड डिस्प्लेसमेंट के अंदर P50 हैज रिड्यूस्ड। एक MCQ हो गया। आपको MCQ आया जी, लेफ्ट साइडेड मूवमेंट हो गई है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, तो P50 कैसा होगा? मोर देन 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में से आपको जो भी मिले उसको ऑप्ट कर लें। अगर लेफ्टवर्ड हुई है तो 24 से कम जो भी ऑप्शन मिले उसको ऑप्ट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि वो रीजंस, वो कंडीशंस, वो कॉजेज जिसके अंदर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट की कॉजेज आपके सामने हैं। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, पीएच डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तीनों ही पॉइंट करें टुवर्ड्स इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जब भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, हाइड्रोजन आइंस की इंक्रीज करने से पीएच डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। आपको याद रखने के लिए एक क्लू दे रही हूँ। इसके अलावा चौथी चीज, इंक्रीज्ड 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये एक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। ये भी जब इंक्रीज करता है तो राइटवर्ड शिफ्ट करवा देता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, यानी कि P50 हैज इंक्रीज्ड। ऑक्सीजन की अनलोडिंग इंक्रीज हो गई है। अफिनिटी फॉर बाइंडिंग ऑक्सीजन
डिक्रीज हो गई है। तो किसी भी तरह से राइटवर्ड शिफ्ट को पूछा जा सकता है। अफिनिटी पूछी जाए तो डिक्रीज हो गई है, P50 पूछा जाए तो इंक्रीज कर गया है, अनलोडिंग पूछी जाए तो फैसिलिटेट हो गई है। इसी सब का ऑपोजिट आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट में मिलेगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है, पीएच ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कम है। इसमें अब P50 डिक्रीज, अनलोडिंग डिक्रीज होगी जबकि लोडिंग इंक्रीज कर जाएगी। अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इट विल इंक्रीज। यहाँ पे दो और कंडीशंस भी दिखाई गई हैं। फीटल हीमोग्लोबिन शुरू में ही हमने कहा था, जिसमें बीटा चेन की बजाय गैमा चेन्स होती हैं। गैमा चेन्स हैव हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू बीटा चेन्स। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अभी हम कमिंग स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। इट विल ऑल्सो कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस सब के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट में वैसे इफेक्ट आते हैं जैसे कि राइटवर्ड शिफ्ट में होते हैं। बोहर इफेक्ट क्या है कि जब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन अनलोडिंग फेवर हो जाती है, या जब जब पीएच डिक्रीज करती है, ऑक्सीजन अनलोडिंग फेवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेरिफ्री ऑफ टिश्यूज के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट का फीचर। हेल्डेन इफेक्ट हेल्ड करना चाहती है ऑक्सीजन को, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करती है। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन लोडिंग इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, जिसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट में भी देखा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट। ये लंग के लेवल पे मिलेगा। शिफ्ट टू राइट वर्सेस शिफ्ट टू लेफ्ट के वही फीचर्स जो भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ये उनका कंपैरिजन है। ये एक बड़ा प्यारा सा ग्राफ है फ्रॉम केप्लान फिजियोलॉजी। इन्होंने वेरिएशन अब राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं की, इन्होंने हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को वेरी करके दिखाया है कि अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो टोटल आर्टीरियल कंटेंट इंक्रीज कर जाता है, हीमोग्लोबिन के कम होने से टोटल आर्टीरियल कंटेंट डिक्रीज कर जाता है। दो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, कम होगा तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट कम है। एट 100% सेचुरेशन यू कैन कंपेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात की थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की affinity to hemoglobin is I think 20 times or 200 times. I am forgetting it. It's a lot more than oxygen. अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से इट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन मोर। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन बढ़ रही है। अगेन ये सिग्मॉइड सा कर्व है, कंपेयर किया है इन्होंने। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है नॉर्मल, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का कर्व है। इट हैज शिफ्टेड टू लेफ्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इट मूव्स टू लेफ्ट। अब यहाँ पे देयर आर टू डिसएडवांटेजेस। एक तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो गया, बहुत सारी हीमोग्लोबिन अवेलेबल ही नहीं रही। सेकेंडली लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जो ऑक्सीजन बाइंड कर भी रही है हीमोग्लोबिन को, अब वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्गर अफिनिटी के साथ अटैच्ड है, उसकी अनलोडिंग ईजी नहीं रही। तो जो अवेलेबल भी है ऑक्सीजन, वो टिश्यूज को आसानी से नहीं मिल पा रही फॉर यूटिलाइजेशन। सच अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। अनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्या क्या देखा जी? तीनों के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज फाइन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो रही है अनीमिया में, पॉलीसाइथीमिया में ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वो भी ठीक है। ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अनीमिया और पॉलीसाइथीमिया में नॉर्मल है। अगेन पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन अटैच होगी दोनों में, बट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में डिक्रीज हो गई है। अनीमिया और पॉलीसाइथीमिया में टोटल ऑक्सीजन कंटेंट में जो फर्क आया है वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के फर्क से आया है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन की परसेंटेज सेचुरेशन विद हीमोग्लोबिन के डिफरेंस की वजह से आया है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तीनों में ही ठीक है। These are few sample MCQs. Let's discuss oxygen hemoglobin dissociation curve. Delivering oxygen in normal limits will have. तो जी, let's have a look at the curve. 40 millimeters पे इन्होंने 60 कहा है। चलिए जी, इसको हम देख लेते हैं। 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पे तो जी 75% होता है, तो ये तो ठीक नहीं है। 90% पे 96, ये भी ठीक नहीं है। 100 के ऊपर 97% था, ये भी ठीक नहीं है दोनों, क्योंकि हमने देखा था कि 97% सेचुरेशन है एट 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो पीछे अब हमारे पास ये बचता है। Which of the following causes shift of oxygen hemoglobin dissociation curve to left? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इससे भी राइटवर्ड होता है और इससे भी राइटवर्ड, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज द ओनली राइट आंसर। इन राइटवर्ड शिफ्ट द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ T20, कुछ भी है सबसे ज़्यादा वाली चूज़ कर लें। जो 24 मैंने कहा था, 25 26 के अराउंड लगभग सेम ही बनता है, तो यहाँ पे हम 35 को सेफली चूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू लेफ्ट? तो इसमें तो राइट वर्ड्स होगा, इसमें भी राइट वर्ड्स होगा, इसमें भी राइट वर्ड्स होगा। तो जी ऑक्सीजन अफिनिटी राइज करती है इन केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो बिल्कुल डेल्टा इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब एक दफ़ा ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, इस अच्छा यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये कैपिलरी का जी आर्टीरियल एंड है और दिस इज वीनस एंड। आर्टीरियल एंड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वहाँ पे 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर था, जबकि एल्वियोलस में 104 था। बिकॉज दिस इज अ परफ्यूजन लिमिटेड गैस, तो ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द कैपिलरी वीनस एंड पे पहुंचने से पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था डिफरेंस वो ख़त्म हो गया है, प्रेशर डिफरेंस, और बन जाएगा बाय द एंड इक्वल टू द एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे जो ब्लड लीव करता है उसका पार्शियल प्रेशर है 104, लेकिन अगर पेरीफ्रीज में हम आर्टरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो वो 95 है। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी एक रीज़न तो ये है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन 100% नहीं 97% सेचुरेटेड है। नंबर 2 रीज़न इज़ कि 104 से 95 क्यों रह गया? क्योंकि 2% ऑफ द शंटेड ब्लड वाज एडेड, फिजियोलॉजिकल शंटेड ब्लड, जिसकी वजह से 104 से कम होके पेरिफेरल आर्टरीज में 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब ये टिश्यूज में से गुजरता है इट गिव्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। वीनस एंड पे फिर से 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी रह जाता है, जो कि फिर से पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरस्टिशियम में पार्शियल प्रेशर 40, जो कि वीनस एंड के बराबर है, और सेल के अंदर ऑन एवरेज 23 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। एक क्वेश्चन बारहा पूछा जाता है कि वेस्कुलेचर के किस कंपोनेंट के अंदर मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा? तो इसको दो तरह से आंसर किया जा सकता है। या तो आप कह सकते हैं जी वीनस एंड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, और अगर ये ऑप्शंस में नहीं है देन यू कैन चूज द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से सिस्टेमिक आर्टियल ब्लड में आते तक थोड़ा सा ड्रॉप आ जाता है, 104 से 97 वाला जो ड्रॉप है दैट इज बिकॉज ऑफ मिक्सिंग विद द 2% ऑफ शंटेड ब्लड, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो जी सिस्टेमिक वीनस ब्लड के अंदर है। Last topic for today, hypoxemia. Hypoxia एंड हाइपोक्सीमिया, क्या फ़र्क है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। नॉर्मली हमने कहा है कि एल्वियोलर और आर्टीरियल ब्लड के अंदर बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जो 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी एल्वियोलाई में है
और 97 सिस्टेमिक आर्टरीज में है। तो 0 to 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दिस इज अ नॉर्मल डिफरेंस जो कि शंटेड ब्लड की वजह से क्रिएट होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से तो दैट विल बी एबनॉर्मल। तो जब भी हमें हाइपोक्सीमिया का केस मिलता है, वी कैन लुक एट द alveolar and arterial partial pressure oxygen difference. It can help us in guessing कि cause of hypoxemia क्या है। कुछ causes के अंदर ये 10 के अंदर अंदर ही होगा और कुछ causes के अंदर ये difference 10 से ज़्यादा हो जाएगा। At bottom जो आप देख रहे हैं, this is अगेन अनदर इक्वेशन जिसमें ये डिनोमिनेटर में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो है। ये हमने पीछे भी देखा है। एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने का तरीका है जो कि ना सिर्फ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा आप ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इंस्पायर करेंगे उतना ज़्यादा आपके एल्वियोलर एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर कम है तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। Causes of hypoxemia, which is decrease in the arterial partial pressure of oxygen, क्या क्या हो सकते हैं? Number 1, high altitude. आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर ही कम है तो आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही कम इनहेल किया था। जब इनहेल कम किया था तो ब्लड में भी कम जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वली डिक्रीज हो गया एल्वियोलाई के अंदर भी और आर्टरीज के अंदर भी एंड द ग्रेडियंट इज नॉर्मल। नंबर 2, एल्वियोलाई के अंदर या तो आपने कम पार्शियल बैरोमेट्रिक प्रेशर पे इनहेल किया है या फिर हाइपोवेंटिलेशन हो रही है, इनहेल ही नहीं कर रहा पेशेंट। हाइपोवेंटिलेशन के अंदर भी हाइपोक्सीमिया होगा और एल्वियोलाई और आर्टरीज का ग्रेडियंट आपस में इट विल स्टे नॉर्मल, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर भी ऑक्सीजन कम आ रही है और आर्टरीज के अंदर भी कम जा रही है। बाकी वो रीजंस दी हुई हैं जिसमें एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन आ गई है, आगे कहीं पे डिफेक्ट आ गया। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन के लेवल पे डिफेक्ट आ गया, फाइब्रोसिस हुआ था, थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन तो मौजूद है बट इट इज़ नॉट एबल टू पास इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करने के साथ साथ एल्वियोलर आर्टीरियल ग्रेडियंट भी इंक्रीज कर गया है। Another reason can be वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट, कि लंग का कोई एरिया है जहाँ पे वेंटिलेशन तो हो रही है लेकिन परफ्यूजन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बुलेंस की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। अब वेंटिलेशन होती जा रही है, एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन ब्लड के अंदर वो नहीं जा पा रही, तो अगेन एल्वियोलर आर्टीरियल ग्रेडियंट इट विल इंक्रीज। राइट टू लेफ्ट शंट कंजेनिटल हार्ट डिजीज की एग्जांपल लें, बाईपास कर लिया है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ने, डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर चलेगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजनेशन के लिए लंग के पास गई नहीं, अगेन एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन थी लेकिन आर्टरी के अंदर कम है तो ये ग्रेडियंट इंक्रीज कर गया है। तो हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, दोनों तरह से हो सकता है। एल्वियोलर ऑक्सीजन ही डिक्रीज कर गई थी, एल्वियोलर ठीक थी और डिफेक्ट कहीं आगे आ गया है, डिफ्यूजन नहीं हो पा रही, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गया या फिर कुछ शंटेड ब्लड बढ़ गया उसके अंदर। हाइपोक्सीमिया was the decreased oxygen in the blood, जबकि हाइपोक्सिया उसके मुकाबले में is the decreased oxygen delivery to the tissues. तो हाइपोक्सीमिया कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया, कि जब ब्लड में ही ऑक्सीजन कम है तो ऑफ कोर्स पेरिफेरीज को कम पहुंचेगी टिश्यूज को, लेकिन देयर कैन बी मोर रीजंस। फॉर एग्जांपल कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर गया, जब कार्डियक आउटपुट ही नहीं होगा, पेरिफेरी को ब्लड जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, बेशक ऑक्सीजनेशन ठीक हो रही हो। तो इस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया को स्टेगनेंट हाइपोक्सिया भी कहा जाता है, कि ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा। हाइपोक्सीमिया की वजह से अगर हो तो उसको हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया कहा जाता है, अनीमिया की वजह से हो तो अनीमिक हाइपोक्सिया कहा जाता है। अनीमिया है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने की वजह से टोटल ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड इट विल डिक्रीज। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगेन हीमोग्लोबिन बेशक मौजूद है लेकिन उसकी परसेंटेज सैचुरेशन डिक्रीज करेगी और टोटल ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज करेगा। सायानाइड पॉइजनिंग, सायानाइड पॉइजनिंग क्या करती है कि ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को रोक देती है, पेरिफेरीज तक ऑक्सीजन पहुंची तो है लेकिन
पेरिफेरी के टिश्यूज जो हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। इसको कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये कुछ कैटेगरीज हैं हाइपोक्सिया की: हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया एंड स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं और कुछ लोग इसको अनीमिक हाइपोक्सिया के अंदर ही डाल देते हैं कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव है इसके अंदर। अगेन ये जो हमने चारों टाइप से भी कही, हाइपोक्सिक, अनीमिक, स्टेगनेंट और हिस्टोटॉक्सिक, उनका कंपैरिजन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड सिर्फ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर डिक्रीज किया है, बाकी सब के अंदर नॉर्मल है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड अनीमिक हाइपोक्सिया में डिक्रीज किया है, बाकी सब में नॉर्मल है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो अब सिर्फ स्टेगनेंट हाइपोक्सिया के अंदर रिड्यूस हो गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू सिर्फ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर रिड्यूस हो गई है। अब ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक क्लिनिकल एस्पेक्ट आता है कि अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो क्या ऑक्सीजन लगाने का फायदा है एक्सोजेनस या नहीं। तो अगर तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया था कि आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए हुए हैं या हाइपोवेंटिलेशन हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी यस इट विल वर्क। अनीमिया था, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम थी, इट कैन हेल्प समवट, 75% एफिकेसी कह लें। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, कार्डियक आउटपुट लो है, ऑक्सीजन लगा देंगे, बहुत नहीं तो कुछ ना कुछ फिर भी इट विल बी यूजफुल फॉर द पेशेंट। लेकिन अगर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन तो पहले भी टिश्यू तक पहुंच रही है, मसला सारा वहां पे यूटिलाइजेशन का है, तो अब बाहर से ऑक्सीजन देने से देयर इज नो बेनिफिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, फर्स्ट एड का टेबल है, इट कैन हेल्प यू सॉल्व मेनी ऑफ योर एमसीक्यूज रिगार्डिंग हाइपोक्सिया। Lastly, hypoxia is a very potent stimulus for hypoxia inducible factor। किडनी में जाके रिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है और रिथ्रोपोइटिन रिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है। तो पोलीसाइथीमिया, हाई एल्टीट्यूड पे गया है, कोई एक्लेमेटाइजेशन हुई है, कैसे हुई है, हाइपोक्सिया रहा बहुत देर तक, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, स्टिमुलस फॉर रिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन, रिथ्रोपोइटिन आरबीसीज इंक्रीज करेगा टू कॉम्पनसेट for the decreased oxygen carrying capacity of the blood erythropoietin के through। So ultimately it can help the patient acclimatize। Let us stop over here, we are done with the transport of oxygen in the blood। Tomorrow we will start from the transport of carbon dioxide in the blood and rest of the respiratory physiology। If you have any question, you are more than welcome to drop us a message in our WhatsApp group or Facebook page and we will be happy to answer। We wish you all the very best. Thank you very much and Allah Hafiz.